हेलो दोस्तों, एजुकेशन आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो एमसीक्यू का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। और पहले इन क्वेश्चनों को दोस्तों पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। और आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, सभी के लिए वीडियो बहुत उपयोगी सिद्ध होगी, जिसमें भी स्टैटिक जीके आता होगा। तो आपके और अपने वक्त को जाया न करते हुए आज का जो पहला क्वेश्चन है ये कह रहा है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक मंदिरों की पर विचार कीजिए और आपको ये बताना है कि उपयुक्त मंदिरों में से कौन सा नागर शैली में निर्मित है। तो जो आपके सामने जो तीन मंदिर दिए गए हैं, सूर्य मंदिर जो आपके कोणार्क में है, और दशावतार विष्णु मंदिर जो आपका देवगढ़ में है, और विरूपाक्ष मंदिर जो आपके मैसूर में है। तो इन मंदिरों में आपको ये बताना इन तीन मंदिरों में कौन कौन से मंदिर है जो नागर शैली में निर्मित है। तो जो नागर शैली जो है ये आपके उत्तर भारत में जितने भी उत्तर भारत के मंदिर है ये सारे के सारे मंदिर आपके नागर शैली में मिलते हैं। और जो दक्षिण भारत के जो मंदिर है वो द्रविड़ शैली में मिलते हैं। तो इसमें जो सूर्य मंदिर जो कोणार्क का सूर्य मंदिर और देवगढ़ का जो दशावतार का विष्णु मंदिर है ये आपके नागर शैली के मंदिर है। जो कि आपका विरूपाक्ष मंदिर है ये आपका द्रविड़ शैली का मंदिर है। तो इस हिसाब से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, पहला दूसरा कथन सही है तो बी आपका सही आंसर है। और जो विरूपाक्ष मंदिर है आपके कर्नाटक का जो हम्पी है वहाँ पर है ये मंदिर, और इसको यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया है। और यह मंदिर शिव को समर्पित है, तो ये ध्यान रखना। और जो उत्तर भारत के जो नगर शैली के जो मंदिर है ये पत्थर के चबूतरे पर इनको बनाया जाता है। और जो दक्षिण भारत के जो मंदिर है उसके बाद चार दीवारी बनाई जाती है। तो ये थोड़ी इनकी अलग विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपका भी सही आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में पूछा गया है और आपको ये बताना है कि इनमें कौन सा कथन सही है। इसमें तीन गलत है, एक सही है। आपको ये बताना है कि वो सही कथन कौन सा है। तो पहला कथन देखते हैं। पहला कथन कह रहा है उसने गैर मुस्लिम तीर्थ यात्रियों पर आरोपित जजिया कर समाप्त कर दिया। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। अलाउद्दीन खिलजी ने जजिया कर को समाप्त नहीं किया था बल्कि जजिया कर को लगाया था। तो इस वजह से पहला कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन कह रहा है उसके शासनकाल में किसानों से किसी प्रकार भी भू राजस्व नहीं लिया जाता था। तो दूसरा कथन भी गलत है, क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी था तो वो राजस्व लेता था किसानों से भी। तो इस वजह से दूसरा कथन भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और ये कह रहा है कि किसी भी प्रकार का राजस्व नहीं लिया जाता था। तो दूसरा कथन भी गलत है। तीसरा देखते हैं। तीसरा कथन कह रहा है उसने घोड़े को दागने की प्रणाली आरंभ की थी। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने सबसे पहले घोड़ों को दागने की प्रणाली को शुरू किया था। चौथा कथन भी देख लेते हैं। उसने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दास प्रथा को समाप्त नहीं किया था, बल्कि जो दास होते थे उनकी कीमत को, दासों की जो कीमत होती है उसको निर्धारित कर दिया था, है ना। तो ये भी ध्यान रखना, ना कि इसने दास प्रथा को समाप्त किया था। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ये पूछ रहा है इसमें कौन सा कथन सही है। तो इसने घोड़े और दागने की प्रथा का जो ये तीसरा कथन सही है। तो सी आपका सही आंसर है। और जो अलाउद्दीन खिलजी था, ये जो इसका जो चाचा था जलालुद्दीन खिलजी, उसकी हत्या करके ये गद्दी पर बैठा था। और 1296 से लेकर 1316 तक इसने शासन किया था। और अलाउद्दीन खिलजी बहुत शक्तिशाली और कुशल राजा था। और अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। और उसने प्रशासन में जो उलेमा एक वर्ग था उसके हस्तक्षेप को बंद कर दिया था। और उसने स्थायी सेना रखी थी। और जो उसकी जो अलाउद्दीन की जो स्थायी सेना थी उसको नगद वेतन देता था। तो ये ध्यान रखना है ना, कई बार पूछता है कि स्थायी सेना किसकी थी, तो आपकी अलाउद्दीन खिलजी की। और उनको कैसे वेतन देता था, नगद रूप में देता था, है ना। तो ये ध्यान रखना। और घोड़े दागने की प्रथा भी उसने की थी। और जो जागीर व्यवस्था थी चली आ रही थी उसको अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया था। और जो एकता व्यवस्था थी उसको भी इसने समाप्त कर दिया था। और जो जितनी भी एकता व्यवस्था की जो जमीन थी इसे सबको खालसा भूमि में बदल दिया था। तो ये सारी बातें याद रखने की कोशिश करना। तो सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सही सुमेलित करना है। और आपके सामने तीन कथन जो दिए गए हैं और आपको ये बताना कौन कौन सा इसमें सही सुमेलित है। तो जो चित्रित दूसर मृदभांड है इसके सामने ऋग्वेदिक काल को दे रहा है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो चित्रित दूसरे मृदभांड है ये आपके ऋग्वेदिक काल से इसका संबंध है। तो जो ऋग्वेद काल था उसमें चित्रित दूसरे मृदभांड मिलते थे। दूसरा देखते हैं, गौरिक मृदभांड के सामने दे रहा है ये नवपाषाण काल। तो दूसरा कथन है जो गौरिक मृदभांड मिलते थे ये आपकी कांस्य युगित सभ्यता जो थी उसमें मिलते थे। तो इस वजह से दूसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है।
और जो कांसीवन सभ्यता थी आपकी पूरी पंजाब और यूपी में मिलती थी, है ना, देखने को मिलती थी। जो सिंधु गंगा का जो मैदान है इस क्षेत्र में ये गोरिक मृदवान आपको देखने को मिलता था मतलब। और जो तीसरा कथन कह रहा है उत्तरी काले पालिशदार मृदवान, इसके सामने ये हड़प्पा काल को दे रहा है, तो ये कथन भी गलत है। जो उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड थे ये आपके मौर्य काल में देखने को मिलते हैं, तो इस वजह से आपका पहला कथन ठीक है, दूसरा तीसरा गलत है। तो सिर्फ आपका कौन सा, केवल एक आपका सही है, तो सी आपका सही आंसर होगा, है ना। और काशी जो नवपाषाण काल में आपके जो मृदभांड मिले वो अस्थि निर्मित थे, हाथों से निर्मित मृदभांड थे। और सबसे पहले जो मृदभांड के जो साक्ष्य मिले ये आपके नवपाषाण काल में ही मिले थे। और जो उत्तर वैदिक काल में जो मृदभांड थे वो किस टाइप के थे, ये काले, चिकने और लाल लोहित, है ना, इस टाइप के मृदभांड मिले थे, तो ये भी ध्यान रखना। तो सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके राष्ट्रकूटों के संदर्भ में पूछा गया और आपके सामने दो कथन दिए गए और आपके बताना इसमें कौन कौन से कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं। पहला कथन कह रहा है ग्रामपतियों और ग्राम लेखाकार का पद सामान्यतः वंशानुगत होता था। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो ग्रामपतियों होते थे और ग्राम लेखाकार होते थे उनका पद वंशानुगत होता था, तो पहला कथन ठीक है। दूसरा कथन कह रहा है सामंती प्रशासन का पूर्ण अभाव था, यानी ये कह रहा है कि दूसरा कथन कह रहा है जो राष्ट्रकूट है यहाँ पे सामंती प्रथा नहीं देखने को मिलती, जबकि ऐसा नहीं था। ये दूसरा कथन गलत है, क्योंकि जो राष्ट्रकूट है यहाँ पे शासन में सामंतवाद विकसित हो चुका था इस टाइम तक। तो दूसरा कथन वैसे क्या होता है, गलत हो जाता है, क्योंकि उसमें ग्राम समुदाय और समिति तो बिल्कुल कमजोर हो चुकी थी और जो सामंतवाद था ये विकसित हो चुका था, है ना। और जो विश होती थी, विश को जिला बोलते थे, और जिला जो जो जिला होता था उसको भुक्ति में विभाजित किया जाता था। भुक्ति 50 से 70 गांव का एक समूह होता था, उसको भुक्ति कहते थे, और भुक्ति का जो प्रमुख होता था उसको भोगपति कहते थे। और राष्ट्रकूट की जो स्थापना थी आपकी ये 712 में दांती दुर्ग ने की थी, और राष्ट्रकूट की जो राजधानी थी ये आपके मान्य खेत थी, है ना, ये भी ध्यान रखना कि राष्ट्रकूट की स्थापना किसने की, दांती दुर्ग ने कब की, 712 में, और इसकी राजधानी कहाँ है, मान्य खेत, है ना, ध्यान रखना ये सारी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी उत्तर भारत में मौर्य पूर्व अवधि यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व की थी। और आपके सामने कथन है ए बी सी डी, और आपको ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सी जो उत्तर भारत में मौर्य अवधि से पूर्व की थी, है ना। तो जो आठ सिक्के थे और श्रेणी व्यवस्था थी और धान रोपाई की जो तकनीक थी, ये तीनों मौर्य उत्तर भारत में मौर्य से पूर्व की अवधि में ये सारी व्यवस्थाएं थी। तो इस वजह से आपका क्या हो जाएगा, डी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि श्रेणी व्यवस्था उस समय थी और हाथ सिक्के भी उस समय प्रचलन में आ गए थे, क्योंकि तो बुद्ध काल से इसमें शुरू हो गया था। और इसमें पाली ग्रंथों में भी इसका अत्यधिक उपयोग और इसका उल्लेख मिलता है। और धान की रोपाई की तकनीक भी थी, और जो कर को एकत्र करने वाला होता था उसको शिल्काध्यक्ष कहते थे। और निष्क और शतमान शब्द का प्रयोग भी आपके सिक्कों के लिए किया जाता है, और कब किया गया था, ये वैदिक ग्रंथों में। तो वैदिक ग्रंथों में क्वेश्चन पूछ सकता है कि वैदिक ग्रंथों में सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था, निष्क और शतमान, ये ध्यान रखना। तो डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके एक तरफ प्राचीन नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ आधुनिक नाम दिए गए हैं, और ये ऋग्वेदिक काल की नदियां हैं उसको दिए गए हैं, और आपको ये बताना है इसमें कौन कौन से सही सुमेलित हैं। तो परुष्णी के सामने दे रहा है झेलम, तो परुष्णी जो प्राचीन नाम और आधुनिक इसको रावी नाम से जाना जाता है, तो इसके सामने झेलम दे रहा है, जबकि ये कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। झेलम का पुराना नाम क्या था, बितस्ता, तो इस वजह से पहला क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और रावी का पुराना नाम क्या था, परुषणी, है ना, और वर्तमान नाम परुषणी का वर्तमान नाम क्या है, रावी, तो ये ध्यान रखना। और दूसरा देखते हैं, विपाशा का जो आधुनिक नाम है व्यास है, तो ठीक है। अस्कनी का नाम चिनाब है, ये भी ठीक है। तो पहला गलत है, दूसरा तीसरा सही है, तो बी आपका सही आंसर है। और इसके अलावा भी कुछ और नदियां हैं, जैसे जो खुर्रम है, जो आज की जो नदी है उसको खुरमु कहते थे। काबुल जो नदी है उसको खुबा कहते थे प्राचीन काल में। और जो वर्तमान की जो सतलज नदी है उसको सतुद्री कहते थे। और जो आज की जो गंडक नदी है उसको प्राचीन काल में सदानीरा नाम से जाना जाता था। और जो
वर्तमान की जो घग्गर नदी है उसको दृश्यदती के नाम से जाना जाता था, और जो गोमती नदी है उसको गोमती के नाम से जाना जाता था, और जो स्वात नदी है उसको सुस्वत के नाम से जाना जाता था। तो ये ध्यान रखना। परुषणी रावी, झेलम बितसला, बिपाशा व्यास, अस्कनी चिनाब, कुरमो खुरम, खुबा काबुल, शत्रुति सतलज, सदा नीरा गंडक, दृष्टि गगर, गोमती गोमल, सुस्वस्त स्वात, है ना। तो ये सारी बातें, सारी नदियां याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने कोविड-19 पीड़ित रोगियों के आपातकालीन उपचार हेतु रेमडेसिविर का प्रयोग करने की स्वीकृति प्रदान की है। इस संदर्भ में रेमडेसिविर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपके सामने पहला कथन है। पहला कथन कह रहा है यह वायरल रोगों के उपचार के लिए भारत में आविष्कृत कम लागत वाली जेनेरिक दवा है। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये कम लागत वाली नहीं, बल्कि ये इसकी जो लागत है एक प्रति वायरल में 5,000 की लागत आती है। तो ये सस्ती नहीं है, बल्कि बहुत महंगी है। इससे पहला कथन क्या होता है, गलत हो जाता है। दूसरा कथन देखते हैं। इसका उपयोग इबोला के विरुद्ध एक उपचार के रूप में किया गया है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये एंटीवायरल दवा है और इसका उपयोग इबोला के विरुद्ध एक उपचार के रूप में किया गया है। तो पहला कथन गलत है, दूसरा सही है। तो बी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो एलोरा में स्थित जो कैलाश मंदिर है उसके संदर्भ में पूछा गया है, और आपको सामने 3 कथन दिए गए और आपको ये बताना है इसमें कौन कौन से कथन सही है। तो पहला कथन देखते हैं। पहला कथन कह रहा है यह विश्व की सबसे बड़ी एकाश्म संरचना है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो कैलाश मंदिर है यह विश्व की सबसे बड़ी एकाश्म संरचना है। दूसरा कथन देखते हैं। कह रहा है कि मंदिर के भीतर शेष शाही विष्णु की विशाल प्रतिमा प्रतिष्ठापित की गई है। तो दूसरा कथन बिल्कुल गलत है। जो दशावतार का मंदिर है, देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है उसमें शेष शाही विष्णु की विशाल प्रतिमा प्रतिष्ठापित की गई है, ना कि कैलाश मंदिर में। तो इस वजह से दूसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तीसरा कथन देखते हैं। तीसरा कथन कह रहा है विभिन्न मामलों में यह महाबलीपुरम के रथ के समान प्रतीत होता है। तो तीसरा कथन भी ठीक है। जो कैलाश मंदिर है ये बहुत से मामलों में जो महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है उसके समान प्रतीत दिखाई पड़ता है। तो इस वजह से दूसरा कथन गलत है, पहला तीसरा सही है। तो सी आपका सही आंसर है। और जो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ये आपके महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है उसमें वहाँ पे है ये। और जो कैलाश मंदिर है इसको चट्टानों को काट कर इसको निर्माण किया गया था। और इसका निर्माण किसने किया था, तो ये ध्यान रखना, कृष्ण प्रथम द्वारा इसका निर्माण किया गया था। और कब किया गया था, 8वीं शताब्दी ईस्वी में किया गया था। और जो कृष्ण प्रथम था ये आपके राष्ट्रकूट वंश से संबंधित था। तो ये सारी बातें ध्यान रखना। और जो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ये आपके उत्तरी कर्नाटक का जो विरूपाक्ष मंदिर है उसके समान भी प्रतीत होता है। तो इससे भी काफी समानता रखता है ना। तो ये भी ध्यान रखना, जो विरूपाक्ष मंदिर और महाबलीपुरम का जो मंदिर है इसमें से इसकी काफी समानताएं मिलती है। और इस मंदिर के अंदर और बाहर बहुत सारे सुंदर मूर्तियों का निर्माण किया गया। और मुख्य रूप से इसमें शिव, पार्वती, सीता के चित्र दिए गए हैं। और जो इसके जो प्रसिद्ध दृश्य है इसमें, जो प्रसिद्ध मूर्तियां इसमें, तो इसमें एक सीता हरण का चित्र है, और चित्र नहीं मतलब मूर्तियां हैं। और दूसरा रावण द्वारा जो पर्वत को हिलाने का के विषय में से संबंधित इसमें दृश्य दिखाए गए हैं। तो ये इसकी फेमस मूर्तियां मंदिरों के अंदर सुंदर मूर्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो सी आपका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न के कथनों पर विचार कीजिए और आपको ये बताना है जो 3 कथन दिए गए हैं और ये किस दर्शन के उल्लेख किया जा रहा है। तो पहला कथन देखते हैं। ये कह रहा है कि चार्वाक इस दर्शन का मुख्य प्रतिपादक था और इस दर्शन की प्रकृति भौतिकवादी है और इसने किसी अन्य लोक में अविश्वास को प्रदर्शित किया और अलौकिक सत्ता के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया। तो जो लोकायत संप्रदाय है ये चार्वाक इस दर्शन के मुख्य प्रतिपादक था। और जो लोकायत है ये इसकी जो प्रकृति है भौतिकवादी है और लोकायत ने किसी अन्य लोक में अविश्वास को प्रदर्शित किया और अलौकिक सत्ता के अस्तित्व को अस्वीकार कर दिया था। तो इस वजह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी आपका सही आंसर है। और जो सांख्य दर्शन है इसके जो
प्रतिपादक है यानी संस्थापक है आपके कपिल है, और जो वैशेषिक है इसके प्रतिपादक आपके कर्णाद है, और जो मीमांसा इसके प्रतिपादक आपके जैमिनी है। तो ये भी ध्यान रखना सारी बातें। तो सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। ये कह रहा है कि मौर्योत्तर काल के संदर्भ में पूछा गया है और आपको ये बताना इसमें कौन सा कथन सही है। आपके सामने 4 कथन दिए गए हैं और आपको ये बताना है इसमें 3 गलत है, 1 सही है। तो आपको सही कथन बताना है। तो पहला कथन देखते हैं। पहला कथन कह रहा है शक संवत मानतम शक शासक रुद्रदामन प्रथम द्वारा आरंभ किया गया था। तो पहला कथन बिल्कुल गलत है। जो शक संवत है उसको रुद्रदामन द्वारा नहीं बल्कि जो कनिष्क था, कुषाण वंश का जो कनिष्क था, इसने इसको शुरू किया था 778 ईस्वी में। इस वजह से पहला कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है और शक संवत सबसे प्राचीन संवत है भारत का, और इसको किसने चलाया था, कनिष्क ने, ना कि रुद्रदामन प्रथम ने। तो इस वजह से पहला कथन क्या है, गलत हो जाता है। दूसरा कथन देखते हैं। कुषाण वंश की स्थापना कनिष्क द्वारा की गई थी। तो दूसरा कथन भी गलत है। जो कुषाण वंश की स्थापना है वो कनिष्क द्वारा नहीं बल्कि जो कुजुल कड़पिशस था उसके द्वारा कुषाण वंश की स्थापना की गई थी। और कुजुल कड़पिशस ने अपने सिक्के भी जारी किए थे। और कुजुल कड़पिशस के बाद कनिष्क राजा बना था ना, तो कनिष्क दूसरे नंबर का राजा बना था। और जो कुषाण थे ये यूची जनजाति के लोग थे। तो इस वजह से दूसरा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तीसरा कथन देखते हैं। तीसरा कथन कह रहा है कि जो भारत में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस के अधीन गोंडोफर्न के दरबार में आए थे। तो तीसरा कथन बिल्कुल ठीक है। जो हिंद पार्थियन राजा था गोंडोफर्मन, वो ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस के अधीन के दरबार में आए थे। तो तीसरा कथन क्या है, सही है इसमें। चौथा कथन भी देख लेते हैं। चौथा कथन कह रहा है हिंद यौन शासक मिनांडर ने जैन धर्म को अपना लिया था। तो चौथा कथन भी गलत है, क्योंकि जो मिनांडर था उसने जैन धर्म को नहीं बल्कि बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो इस वजह से चौथा कथन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और जो मिनांडर था इसकी राजधानी शाकल थी, और मिनांडर ने बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ उनके संवादों को पाली रचना मिलिंदपनों में संकलित किया गया था। तो ये सारी बातें ध्यान रखना। तो सी आपका सही आंसर है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो इसको अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करना।